Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 7, book history. Dear students, as you all know, in previous video we have started our chapter number 5th and taken some information. In this video we are going to take remaining part of the chapter. Okay, let's start. Two technological and stylistic developments are noticeable from the 12th century. अब 12वीं जो शताब्दी थी उसमें दो जो टेक्नोलॉजीज थी वो देखने लायक थी या फिर उनके बारे में लोग सोचते थे. द वेट ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर अबव द डोर्स एंड विंडोज वॉज समटाइम्स कैरिड बाय आर्क. अब जो भी कुछ वहाँ पर रचनाएं होती थी, जो भी कुछ बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती थी, तो वो आर्क का इस्तेमाल किया जाता था. आर्क का मतलब होता है, यहाँ पर आप एक जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन किया जाता था. दिस आर्किटेक्चरल फॉर्म वॉज कॉल्ड आर्क्यूट. अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता था उसे कहा जाता था आर्क्यूट. A true arc, the keystone at the center of the arc transferred the weight of the superstructure to the base of the arc. अब ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन होता था, इसका पूरा जो वजन है, वेट है, वो आर्क के ऊपर आता था. आर्क मतलब ये जो आप यहाँ पर लाइंस देख रहे हो, इस तरह का ये कंस्ट्रक्शन किया जाता था. उच्च तो यहाँ पर एक ट्रू आर्च आप देख रहे हो, तो इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन तत्कालीन समय में किया जाता था. तो ये बिल्डिंग का जो वेट रहता था वो वेट संभालने का काम इसके द्वारा किया जाता था. ओके, तो उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है. यहाँ पर एक की स्टोन आप देख रहे हो और इस तरह का एक जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन का एक स्टाइल यहाँ पर तैयार किया गया था, जो कि कब का था, 12th सेंचुरी. नेक्स्ट देखिए, लाइमस्टोन सीमेंट. अब लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन. तत्कालीन समय में लाइमस्टोन जो सीमेंट था उसका इस्तेमाल किया जाने लगा. कहाँ पर, जो कंस्ट्रक्शन रहते थे, जो बिल्डिंग्स का निर्माण होता था, उसमें लाइमस्टोन सीमेंट का इस्तेमाल किया जाने लगा. दिस वाज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट. वो क्या था, एक हाई क्वालिटी सीमेंट के तौर पर उसे देखा जाने लगा. When mixed with stone chips hardened into concrete, this made construction of large structures easier and faster. Take a look at the construction site in figure 6. अब figure 6 में एक construction site दी गई है. अब limestone सीमेंट जो था उसका यूज करके लोग क्या करते थे, अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन किए जाते थे. यहाँ पर आपको ये जो लोग दिख रहे हैं इस फिगर में, ये क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट का काम कर रहे हैं. इस तरह का कंस्ट्रक्शन लाइमस्टोन सीमेंट का यूज करके तत्कालीन समय में होने लगा. ठीक है, यहाँ पर फिगर नंबर 5b दी गई है. ट्रू आर्च डिटेल फ्रॉम अलाई दरवाजा अर्ली 14th सेंचुरी. जो 14th सेंचुरी थी तो अलाई दरवाजा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये एक ट्रू आर्च के तौर पर इसे देखा जाता है. उस तरह की स्टाइल इसमें यूज की गई है. कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क दिल्ली. अब ये क्या है, जो कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, जो कि दिल्ली में हम उसे पाते हैं, देख सकते हैं, वो उसकी एक रचना यहाँ पर दिखाई गई है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो किस तरह का आर्च यहाँ पर तैयार किया गया है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क एंड टैंक्स. अब तत्कालीन जो राजा थे उससे पहले क्या देखेंगे, फिगर नंबर 6 का एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे. अ पेंटिंग फ्रॉम द अकबरनामा डेटेड 1595 शोइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वाटर गेट एट द आगरा फोर्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, इस पिक्चर में कुछ लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है. किसका कंस्ट्रक्शन चालू है, वो जो वाटर गेट है उस वाटर गेट का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है. ओके, उसका एक पिक्चर यहाँ पर आप लोगों को इस बुक में दिखाया गया है. ओके, देखिए, बिल्डिंग टेम्पल्स मॉस्क एंड टैंक्स. देखिए, बिल्डिंग टेम्पल्स यानी कि मंदिरों का निर्माण, उनकी रचना, मॉस्क यानी मस्जिद, और टैंक्स यानी बड़े बड़े जो तालाब रहते थे जो कि प्रजा के लिए तैयार किए जाते थे. पानी की जो जरूरत रहती थी उस पानी की जरूरत को तैयार करने के लिए बड़े बड़े टैंक्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो तत्कालीन राजाओं के द्वारा किया जाने लगा. देखिए, टेम्पल्स एंड मॉस्क वेयर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड बिकॉज दे वेयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. अब जो हम देख सकते हैं या फिर हमें मालूम है, मंदिर जो होते हैं, मस्जिद जो होती है, अलग अलग धार्मिक ताकि जो लोग होते हैं, धर्म के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं, पूजा अर्चा करते हैं.
They were also meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. अब इसके द्वारा पैट्रोन यानी संरक्षण, ठीक है, जो अपनी धार्मिकता होती है उसका संरक्षण करना और उसी के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन करना यानी कि दिखाना क्या, पावर, वेल्थ एंड डिवोशन, भक्ति, उनकी पावर, उसके बाद जो राजाओं के पास वेल्थ थी वो एक दूसरे को दिखाने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, स्ट्रांगनेस दिखाने के लिए क्या करते थे वो लोग, अलग अलग तरह के मॉस्क, टेम्पल्स बड़े बड़े तौर पर कंस्ट्रक्ट किया करते थे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ राजेश्वर टेम्पल। अब ये जो राजेश्वर टेम्पल के बारे में हमने जानकारी ली थी, तो वो बहुत ही भव्य दिव्य ऐसा टेम्पल उस राजा के द्वारा तैयार किया गया था। एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। और ये जो राजेश्वर मंदिर है ये किसने तैयार किया था, किंग राजदेवा, यानी कि राजदेवा जो राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था, जो कि द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। अब जो इस किंग के राजा थे जो उन्हें देवता मानते थे, उस देवता को, वो देवता कौन थे, राजेश्वरम जो नाम के गॉड थे उनको वो अपने देवता मानते थे, उनकी पूजा करते थे। नोटिस हाउ द नेम्स ऑफ द रूलर एंड द गॉड आर वेरी सिमिलर। अब आप देख सकते हो कि वहां के जो किंग थे राजदेव और राजेश्वरम, ये गॉड का नाम और किंग का नाम क्या है, सिमिलर है, यानी कि सिमिलरिटीज उनके नाम में पाई जाती थी। The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god। क्योंकि वहाँ के राजा वहाँ के देवताओं के नाम के ऊपर अपना नाम रखते थे, क्योंकि वो खुद को एक भगवान की तरह मानते थे। जो राजा लोग रहते थे, किंग थे, वो खुद को क्या करते थे, एक भगवान की तरह सोचते थे कि मैं भी क्या हूँ, प्रजा का भगवान हूँ। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल वन गॉड राजदेवा ऑनर्ड अनदर राजेश्वरम। और लोग क्या करते थे, ये जो राजेश्वरम मंदिर था, देवता थे, गॉड थे, इनके साथ राजदेवा जो किंग थे इनकी भी पूजा करे, इस तरह का एक उद्देश्य उसके पीछे था। द लार्जेस्ट टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स। जो बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स रहते थे वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते थे, किंग्स के द्वारा, राजा जो थे उनके द्वारा। द अदर लेजर डिटीज इन द टेम्पल वेयर गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑफ द अलाइज एंड सबऑर्डिनेट ऑफ द रूलर। और उसी के साथ जो भी कुछ अलाइज यानी कि उनके साथ काम करने वाले लोग थे, उनके द्वारा जो भी कुछ वर्शिप की जाती थी, उनके गॉड्स गॉडेसेस वो भी मंदिरों में पाए जाते थे। द टेम्पल वॉज अ मिनिचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाय द किंग एंड हिज अलाइज। अब ये क्या था कि जो भी कुछ राजा वहां पर रूल करते थे, राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे या फिर टेम्पल्स को बनाते थे, तो ये सब जो चीजें हैं ये किसके साथ मिलकर की जाती थी, अलाइज, यानी कि उनके साथ काम करने वाले लोग। As they worshipped their deities together in the royal temples, it seemed as if they brought the just rule of the gods on earth। और उसके द्वारा वो लोगों में क्या संदेश देना चाहते थे, क्या मैसेज देना चाहते थे कि जैसा कि उन्होंने they brought the just rule of the gods on the earth, जैसा कि उन्होंने एक भगवान का राज या फिर जैसे देवता अपने लोगों के, अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, उस तरह का एक वातावरण, उस तरह का एक राज, उस तरह का एक रूल अपनी धरती पर लेकर आए, इस तरह का मैसेज उसके द्वारा वो देना चाहते थे। मुस्लिम सुल्तान्स एंड पादशाहs did not claim to be incarnations of God, but Persian court chronicles describe the Sultan as the shadow of God। और उसी तरह तभी तत्कालीन समय में मुस्लिम सुल्तान जो थे, मुस्लिम सुल्तान एंड पादशाह, जो मुस्लिम सुल्तान रहते थे, पादशाह रहते थे, जो किंग रहते थे, डिड नॉट क्लेम टू बी इनक्रेनेशंस ऑफ गॉड, यानी कि वो खुद को भगवान नहीं मानते थे, यानी कि वो जैसे कि बाकी राजा खुद को भगवान के बराबर मानते थे, तभी तत्कालीन समय में मुस्लिम सुल्तान और पादशाह जो थे वो क्या क्लेम नहीं करते थे कि हम भगवान के बराबर के नहीं है या फिर हम भगवान नहीं है ऑफ गॉड, बट पर्सियन कोर्ट क्रोनिकल्स डिस्क्राइब्ड द सुल्तान एज द शैडो ऑफ गॉड। लेकिन जो भी कुछ बड़े बड़े लोग थे, जो भी कुछ विचारवंत थे,
वो क्या करते थे, ये जो सुल्तान थे, बादशाह थे, उनको किस तरह से डिस्क्राइब करते थे कि सुल्तान क्या है, शैडो ऑफ गॉड, ये भगवान की परछाई के बराबर है, भगवान की परछाई है। एन इंस्क्रिप्शन इन द कुवत अल इस्लाम मॉस्क explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon। देखिए, कुवत अल इस्लाम मॉस्क यानी कि कुवत अल इस्लाम जो मस्जिद दिल्ली में है, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन दिया गया है, शिलालेख है, उसमें क्या लिखा गया है कि अलाउद्दीन को भगवान ने तय किया है। अलाउद्दीन खलजी जो थे, उनको भगवान ने भेजा है कि तुम क्या करो, एक राजा बनो, क्योंकि तुम में क्या है, क्वालिटीज है लोगों को अच्छे तरह से संभालने की और अच्छे तरीके का एक धार्मिक कार्य करने की तुम में क्या है, कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। तो उनको क्या है, भगवान ने ही, गॉड ने ही किंग बनाया था। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट। तो ये जो अलाउद्दीन है, वो पास्ट के समय में के बहुत बड़े एक राजा माने जाते थे, लॉ गिवर माने जाते थे। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वॉज गॉड हिमसेल्फ। और तब की एक जो मान्यता थी वो क्या थी कि जो सबसे बड़े लॉ गिवर होते हैं, सबसे बड़े जो होते हैं वो कौन होता है, गॉड होते हैं हिमसेल्फ, खुद ही देवता एक सबसे बड़े लॉ गिवर होते हैं, उनके ऊपर कोई भी नहीं है या फिर उनसे बड़ा कोई भी नहीं होता है। इस तरह की एक मान्यता मुस्लिम सल्तनत में छाई हुई थी, या फिर मुस्लिम जो क्रॉनिकल्स थे वो सोचते थे। He created the world out of chaos and introduced order and symmetry। अब जो गॉड है, जो देवता है, उन्होंने इस वर्ल्ड को कैसे तैयार किया है, वर्ल्ड आउट ऑफ चाओस। चाओस का मतलब होता है अराजकता, यानी कि जो भी कुछ बुरी चीजें होती है, बुरी परंपराएं होती है, उनको नष्ट करके एक अच्छा यानी कि शांतिपूर्ण एक विश्व तैयार करने का काम किसके द्वारा किया गया है, भगवान के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप बॉक्स में देख सकते हो, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी गई है, रॉयल आर्किटेक्ट। रॉयल आर्किटेक्ट के बारे में जानकारी देखते हैं। द मुगल एम्परर शाहजहां क्रोनिकलर डिक्लेयर्ड दैट द रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। देखिए, जो मुगल एम्परर शाहजहां क्रोनिकल यानी कि जो विचारवंत थे, जो बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, दैट द रूलर वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द वर्कशॉप ऑफ एम्पायर एंड रिलीजन। जो एम्पायर साम्राज्य रहता है, उस साम्राज्य का और रिलीजन का निर्माता कौन रहे, वो जो रूलर रहते थे वो है। नेक्स्ट है, देखिए फिगर नंबर 7। फिगर नंबर 7 के बारे में जानकारी लेते हैं। प्लान ऑफ द जामी मस्जिद बिल्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद इन 1650 टू 1656। जो शाहजहां है, उन्होंने एक जामी मस्जिद तैयार की है, कब, 1650 टू 1656 में। ये जामी मस्जिद का एक पिक्चर आपको यहां पर दिया गया है। ओके, एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर। डायनेस्टी का मतलब है राजवंश या फिर अलग अलग राजा। एज ईच न्यू डायनेस्टी केम टू पावर, जैसे जैसे अलग अलग राजवंश के लोग पावर में आने लगे, सत्ता में आने लगे, रूलिंग में आने लगे, किंग्स वांटेड टू एम्फासाइज देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स। उनके तो तभी से राजा जो थे, उनकी जो धार्मिक कार्य थे, उनका जो राज्य था, उसका क्या करना चाहते थे, वो एम्फासिस, उसका विस्तार करना चाहते थे। मोरल राइट्स यानी कि उनके जो धार्मिक कार्य रहते थे वो बढ़ाना चाहते थे। कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइडेड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विद गॉड, स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। अब तभी क्या करना चाहते थे लोग, कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप प्रोवाइड रूलर्स विद द चांस टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप विथ गॉड। लोगों में एक संदेश देना चाहते थे कि राजा जो थे, रूलर्स जो थे, वो टेम्पल्स का निर्माण करके, मस्जिदों का निर्माण करके क्या करना चाहते थे कि हमारा या फिर उनका और गॉड का एक रिलेशनशिप, या फिर वो भगवान को किस तरह से मानते हैं, उनकी पूजा अर्चा किस तरह से करते हैं, ये लोगों में उसका एक संदेश देना चाहते थे। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रैपिड पॉलिटिकल चेंज। और कब किया था ये पॉलिटिकल चेंज, यानी कि उस जो राजा थे वहां पर अगर कुछ पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कुछ बदलाव अगर वहां पर आते थे, तो वो लोग क्या करते थे, लोगों में उन्होंने किस तरह के धार्मिक कार्य किए हैं इसके बारे में जानकारी प्रसारित करते थे।
Rulers also offered patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great culture centers that brought fame to their rule and their realm. देखिए, तो वहाँ के जो राजा थे, जब भी कोई राजनीतिक बदलाव आते थे तो लोगों में एक जानकारी देते थे कि किस तरह का धार्मिक कार्य उनके द्वारा किया गया जाता था। उसके बाद उन्होंने अलग अलग जो पायोस थे, अलग अलग जो धर्मोपदेशक लोग थे, धर्म के बारे में जानकारी रखने वाले बड़े बड़े लोगों को पैट्रोनेज दिया था। पैट्रोनेज यानी कि उनका संरक्षण करने का एक जिम्मेदारी राजाओं की तरफ थी, जो कि उन्होंने अच्छी तरह से निभाई थी। ट्राई टू ट्रांसफॉर्म देयर कैपिटल, अब जो भी कुछ राज्य थे, राजधानियां थी, कैपिटल्स थी, सिटीज थी, तो उनको ट्रांसफॉर्म किया किसमें? ग्रेट कल्चरल सेंटर्स, यानी कि सांस्कृतिक जो प्लेसेस रहते थे, उनका प्रोग्रेस करना, उनके बारे में उनकी देखभाल करना, किस तरह से उन सिटीज़ को डेवलप किया जाए, इसके बारे में तत्कालीन राजाओं ने ज़्यादा सोचा था, ताकि लोगों में उनके जो विचार हो, उनकी जो कार्य हो, वो प्रसारित हो। इट वॉज widely believed that the rule of a just king would be an age of plenty when the heavens would not withhold rain। अब क्या करते थे लोग? भगवान की पूजा अर्चा क्यों करते थे? क्योंकि बारिश या फिर पानी की किल्लत ना हो, बारिश ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्लेंटी जो है, प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट विथहोल्ड रेन, यानी कि हेवन से जो भी कुछ बारिश आती थी वो ना रुके और लोगों को पानी की किल्लत ना महसूस हो, इसके लिए क्या किया जाता? भगवान की पूजा अर्चा की जाती थी। इस बॉक्स में आपको उसके बारे में जानकारी दी गई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, द पर्शियन टर्म्स आबाद, अब एक पर्शियन वर्ड है आबाद, आबाद यानी आबादी, पॉपुलेटेड, प्रॉस्पेरस एंड आबादी, फ्लोरिशिंग आर बोथ डिलीवर्ड फ्रॉम द वर्ड आब मीनिंग वाटर। आब का मीनिंग होता है वाटर, यानी कि जो पानी है वो सबके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की एक इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। एट द सेम टाइम, उसी वक्त, मेकिंग प्रेशियस वाटर अवेलेबल बाय कंस्ट्रक्टिंग टैंक्स एंड रिजर्वियर्स वाज हाईली प्रेस्ड। अब तभी तत्कालीन समय में राजाओं ने क्या किया कि बहुत सारे टैंक्स यानी कि तालाब और रिजर्वियर्स यानी कि जो भी कुछ डैम्स रहते थे, छोटे छोटे तालाब रहते थे, उनका निर्माण राजाओं के द्वारा किया गया। और जो भी कुछ लोग रहते थे, जो भी कुछ प्रजा रहती थी, वो प्रजा तालाब का पानी यूज करते थे। सुल्तान इल्तुतमिश वोन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ लार्ज रिजर्वियर जस्ट आउटसाइड दिल्ली ई कुन्हा। अब देखिए, सुल्तान इल्तुतमिश ने एक बहुत बड़ा पानी का तालाब तैयार किया था। कहाँ पर? दिल्ली ए कुन्हा नाम का प्लेस है, वहाँ पर। तो उसके निर्माण की वजह से इल्तुतमिश के बारे में लोगों के मन में उसके प्रति एक रिस्पेक्ट हुआ, आदर भाव तैयार हुआ। इट वॉज कॉल्ड द हाउस ए सुल्तानी और द किंग्स रिजर्वियर, और उसे ही कहा जाता है हाउस ए सुल्तानी या फिर किंग्स रिजर्वायर के नाम से उस टैंक को जाना जाने लगा। कैन यू फाइंड इट ऑन मैप 1 इन चैप्टर 3। अब चैप्टर 3 में इसके बारे में जानकारी दी है, मैप 1 में आप उसके बारे में जानकारी देख सकते हो। रूलर्स ऑफन कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड रिजर्वियर्स बिग एंड स्मॉल। अब तत्कालीन राजा जो थे, किंग थे, वो क्या करते थे? लोगों की जो नीड है उसके हिसाब से टैंक्स का निर्माण करते थे, टैंक्स तैयार करते थे या फिर रिजर्वियर तैयार करते थे, जिसकी वजह से लोग क्या करते थे? अपनी पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी कर पाते थे। तो लोगों की जो जितनी प्रजा की संख्या हो, प्रजा अपनी जितनी हो, उसके हिसाब से बिग एंड स्मॉल, बड़े बड़े या फिर जैसी ज़रूरत है उस तरह के छोटे छोटे टैंक्स राजाओं के द्वारा तैयार किए जाने लगे। समटाइम्स दीज टैंक्स एंड रिजर्वियर्स वेयर पार्ट ऑफ अ टेम्पल। कभी कभी तो क्या होता था कि मंदिरों में भी इस तरह के टैंक्स हम देख सकते थे। यहाँ पर इस फिगर में आप देख सकते हो, ये टैंक आप पानी का यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से ये टैंक यहाँ पर बनाया गया है, और इसमें वाटर भी आप देख सकते हो। यहाँ का वाटर जो है, धार्मिक लोग जो पूजा अर्चा के लिए यहाँ पर आते हैं, तो वो लोग इस पानी का इस्तेमाल अपनी पूजा अर्चना जो है उसमें कर पाते थे। मॉस्क, नोट द स्मॉल टैंक इन द जामी मस्जिद इन फिगर 7। जामी मस्जिद के बारे में फिगर 7 में आपको जानकारी दी गई है, उसे आपको देखना है। और अ गुरुद्वारा, अ प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रेशन फॉर 6, फिगर नंबर 8। फिगर नंबर 8 में यहाँ पर जैसा मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह का एक पानी का तालाब यहाँ पर
बनाया गया है। ओके, फिगर नंबर 8, हरमंदर साहिब गोल्डन टेम्पल विद द होली सरोवर टैंक इन अमृतसर। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है वहां पर ये वाटर टैंक बनाया गया है। ये क्या किसका पिक्चर है? गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में स्थित है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड। अब तत्कालीन समय में टेम्पल्स को जो राजा थे एक दूसरे के ऊपर इन्वेडिंग करते थे, आक्रमण किया करते थे। तो सबसे पहले कौन से प्लेस पर आक्रमण किया जाता था? जो टेम्पल्स रहते थे उन पर आक्रमण किया जाता था, वो टारगेट किए जाते थे। तो ये टेम्पल ही टारगेट क्यों किए जाते थे? टेम्पल्स को ही, टेम्पल्स के ऊपर ही अटैक क्यों किया जाता था? देखिए, बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू द गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। It is not surprising that when they attacked one another's kingdoms, they often targeted these buildings. अब वो क्या करते थे? हमको मालूम है कि अपनी जो पावर है, वेल्थ है, वो दिखाने के लिए किंग लोग क्या करते थे? राजा लोग बड़े बड़े टेम्पल्स बनाते थे। क्या दिखाने के लिए? अपनी वेल्थ, अपने पास कितना धन है, दौलत है, वो दिखाने के लिए, एक दूसरे को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण वहां पर किया जाने लगा था। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट व्हेन दे अटैक्ड वंस एंड अदर किंगडम्स दे ऑफन टारगेटेड दिस बिल्डिंग्स। तो ये बहुत बड़े बड़े मंदिर होने की वजह से एक दूसरे के ऊपर जब भी वो आक्रमण करते थे, इन्वेडिंग करते थे, तब सबसे पहले इन मंदिरों को टारगेट करते थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें रहती थी, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो मंदिरों की रहती थी। इन द अर्ली 9th century when the Pandyan king श्रीमारा श्रीवल्लभा इन्वेडेड श्रीलंका। अब देखिए, जो 9th century है, 9th century में एक किंग थे जिनका नाम है श्रीमारा श्रीवल्लभा, इन्वेडेड श्रीलंका। उन्होंने श्रीलंका के ऊपर आक्रमण किया था एंड द डिफीटेड द, और उन्होंने किसको हराया था? देखिए, किंग सेना वन। किंग सेना वन, ये श्रीलंका के एक राजा थे, उनको डिफीट किया था किंग सेना वन इन 831 इन 851, यानी कि 831 से 851 का जो काल था, उस टाइमिंग पे, उस पीरियड में किंग सेना वन को इस राजा के द्वारा डिफीट किया गया था। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड क्रॉनिकल धम्मकित्ती नोटेड। अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, बुद्धिस्ट साधु, तो उन्होंने क्या नोट किया था? क्या लिखा है? क्रॉनिकलर धम्मकित्ती। धम्मकित्ती एक विचारवंत है, धम्मकित्ती नाम के। उन्होंने क्या नोट किया, क्या बताया था? He removed all the valuables. The statue of Buddha made entirely of gold in the jewel palace. अब श्रीलंका के ऊपर इन्वेड करने के बाद वहां पर जो बुद्धा का स्टैचू था, जो भी पैलेस में था, या फिर बहुत सारे जो गोल्डन ज्वेल्स थे, ऑर्नामेंट्स थे, उन ऑर्नामेंट से उस स्टैचू को सजाया गया था। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्टेरीज। अब बहुत सारी जो मोनेस्टेरीज थी, यानी कि मठ जो थे, उन मठों से बहुत सारे स्टैचूज भी वहां से लेकर वो राजा गए थे। ऑल दिस ही सीज्ड, और वो सब सारी चीजें जो वो राजा थे वो लेकर गए थे। किसके पास से? किंग सेना वन के पास से। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हालीज रूलर हैड टू बी अवेंज्ड एंड द नेक्स्ट सिन्हालीज रूलर सेना 2 ऑर्डर हिज जनरल टू इन्वेड मदुराई। और वहीं पर सेना वन को हराने, सेना वन जब डिफीट हुआ, या फिर सेना वन को डिफीट करने के बाद जो सिन्हालीज के राजा थे, सेना 2, ये राजा का नाम है, सेना 2, सेना 1, तो सेना 1 ने इसका क्या लिया? अवेंज्ड। अवेंज्ड यानी बदला लेना। तो उन्होंने किस बात का बदला लिया? देखिए, अपने जो जनरल थे, अपनी जो आर्मी थी, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि हमें कहां पर आक्रमण करना है? मदुराई पर, द कैपिटल ऑफ पांड्यास। पांड्यास की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वहां पर ये सेना 2 ने आक्रमण किया। द बुद्धिस्ट क्रोनिकलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड स्टैचू ऑफ द बुद्धा। और सेना 1 को हराने के बाद सेना 2 ने जो पांड्यास की कैपिटल थी मदुराई, उस पर इन्वेडिंग करके, आक्रमण करके बुद्धा की जो स्टैचू थी उसको वापस लाया, और भी जो कि कोई स्टैचूज वहां से ले गए थे उनको भी पूरी तरह से वो सेना 2 के द्वारा वापस लाया गया। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I, जो
चोला किंग थे, चोला साम्राज्य, चोला डायनेस्टी के, चोला राजवंश के किंग थे राजेंद्र फर्स्ट, बिल्ट अ शिव टेम्पल इन हिज कैपिटल, ही फील्ड इट विथ प्राइज्ड स्टैचूज सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स। और उन्होंने एक शिवा यानी कि जो भगवान शिव है उनका टेम्पल वहां पर बनवाया और वहां पर बहुत सारे प्राइज्ड स्टैचू यानी कि अनमोल जो मूर्तियां थी वो उस टेम्पल में रखी। और वो मूर्तियां कहाँ से लाई थी? जो भी कुछ उन्होंने बाकी राजाओं को डिफीट किया था उनके राज्य में से लाकर वो स्टैचूज इस शिव टेम्पल में उन्होंने लाकर रख दिए थे। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, अब बहुत सारी स्टैचूज है लेकिन कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए। अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, एक सोने की मूर्ति हम बोल सकते हैं, तो चालुक्य राजवंश से एक सन पेडेस्टल, एक सोने की मूर्ति वहां से लाए थे। अ गणेश स्टैचू एंड सेवरल स्टैचूज ऑफ दुर्गा, गणेश जी की जो कुछ भी मूर्तियां थी, उसके बाद दुर्गा मूर्ति को भी उस शिव टेम्पल में रखा गया था। अ नंदी स्टैचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास, एक नंदी स्टैचू भी ईस्टर्न से लाया गया था, वो भी वहां पर पाया जाता है। एन इमेज ऑफ भैरवा, अ फॉर्म ऑफ शिवा, जो शिव थे भगवान शिव का ही एक रूप जिन्हें भैरव कहा जाता है, उनकी एक स्टैचू। एंड भैरवी फ्रॉम द कलिंगास, कलिंगा जो राजवंश है वहां से भैरवी स्टैचू को लाया था जो कि ओडिशा से वो लेकर आए थे। एंड अ काली स्टैचू फ्रॉम द पलास बंगाल, देखो पलास बंगाल से एक काली स्टैचू वहां से वो लेकर आए थे। इतने सारे स्टैचूज उस मंदिर में इस राजा ने रखे थे। कहां पर? जो शिव टेम्पल का सुल्तान मोहम्मद गजनी वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। अब कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन या तत्कालीन काल, जिसे हम कहते हैं सुल्तान मोहम्मद गजनी। अब एक दूसरे राजा थे, सुल्तान मोहम्मद गजनी नाम था उनका, ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। अब राजेंद्र फर्स्ट नाम के एक राजा थे। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स। अब क्या किया उन्होंने? जब भी कुछ कैंपेनिंग्स किए, जो भी कुछ योजनाएं की, जो भी कुछ कहां पर युद्ध किया, तो क्या किया उन्होंने? द सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो उपखंड थे, सब कॉन्टिनेंट्स पे उन्होंने क्या किया? अटैक किया। द टेम्पल्स ऑफ द डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। और वहां पर जैसे कि तत्कालीन समय में वो लोग करते थे, बहुत सारी धन दौलत, स्टैच्यूज वगैरह वहां से वो लेकर गए। सुल्तान मोहम्मद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम। तत्कालीन समय में सुल्तान मोहम्मद जो थे उनकी जो इंपॉर्टेंस था वो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी आक्रमण किया था, इन्वेडिंग किया था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा लोगों की नजर में आ गए थे। बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ, लेकिन उन्होंने क्या किया? जो टेम्पल्स थे, मंदिर थे, उनको नष्ट किया। कहाँ का मंदिर नष्ट किया उन्होंने? सोमनाथ। ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। उन्होंने क्या किया? सोमनाथ का टेम्पल, ये जो राजा था जिसका नाम है सुल्तान मोहम्मद गजनी, इस सुल्तान मोहम्मद ने क्या किया? जो सोमनाथ का टेम्पल है उसे क्या किया? नष्ट किया। और ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। और जो वो सुल्तान मोहम्मद थे उन्होंने इस्लाम का हीरो होने की कोशिश की। उनको लगा कि लोग मुझे क्या करेंगे? बहुत अपना हीरो समझेंगे। In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. अब तत्कालीन समय में लोगों के नज़र में आने के लिए या फिर लोगों के नज़र में अच्छा होने के लिए या फिर लोगों को मैं अच्छा लगूँ या फिर मुझे ही लोगों ने सब कुछ अपना मानना चाहिए, इस वजह से अपनी जो मिलिट्री थी, पॉलिटिकल जो भी कुछ स्ट्रेंथ थी, उसका इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर तत्कालीन समय के राजा क्या करते थे? आक्रमण करते थे, इन्वेडिंग करते थे। और इसमें बहुत सारे टेम्पल्स का क्या करते थे? वो डिस्ट्रॉइंग करते थे। वहाँ की जो अलग अलग मूर्तियाँ रहती थी उनको वो अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये लेसन देखा है। अगला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।